संत और कथावाचक में बहुत अंतर होता है। कोई भी 4 किताबें पढ़ के कथावाचक बन सकता है, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता। अभी हमने देखा अनिरुद्धाचार्य जी ने कितने विवादित बयान दिए महिलाओं के बारे में। उसको हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा देश किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता। संत वो होता है जो वैराग्य से, मोह माया के जाल से मुक्त होकर, त्याग तपस्या करके, शास्त्रों का ज्ञान करके और परमात्मा के साथ अपना तार जोड़कर उनका जो ज्ञान है वो ही असली हमारे देश का ज्ञान है। ठीक है, बहुत सारी जनता कथावाचकों के पास भी सुनने के लिए जाती है, परंतु जितना मैं जानता हूं कि अगर मनोरंजन के लिए जाना है तो कथावाचक ठीक है, लेकिन अगर आपने ज्ञान के लिए जाना है तो आपको किसी ना किसी संत को ढूंढना पड़ेगा। अब संत कौन है, कथावाचक है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। ये हर आदमी को अपने विवेक से जानना होगा कि कथावाचक कौन है और संत कौन है। संत ही हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। संत ही हमारी जो ज्ञान है, जो हमारा सनातन ज्ञान है, उसको युगों युगों से, सदियों सदियों से आगे बढ़ा रहे हैं और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। नहीं, ये देखिए, मैंने आपको कहा कि ये हर आदमी के विवेक के ऊपर है। अगर वो कथा कहानियां ही सुनना चाहता है और जिस प्रकार के अनिरुद्धाचार्य जी ने वक्तव्य दिए, अगर यही ज्ञान है तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। परंतु अगर वो ज्ञान लेना चाहता है, धर्म भी आदमी की भूख होती है, उसको आवश्यकता है धर्म की, तो धर्म का ज्ञान तो किसी संत से ही मिल सकता है, किसी कथावाचक से नहीं। देखिए, मैंने किसी को मना नहीं कर रहा, किसी पर रोक नहीं लगा रहा। मेरी समझ के मुताबिक कथावाचक में और संत में जो अंतर होता है वो मैंने बताया है। निर्णय हर आदमी का अपना अपना है, अपने विवेक से, कि वो क्या करना चाहता है। तेजस्वी यादव जी के 2 वोटर कार्ड सामने आने से राहुल गांधी जी का जो एटम बम था वो फट गया। अगर तेजस्वी यादव जी ने 2-2 वोटर कार्ड बनवा रखे हैं तो उनके समर्थकों ने तो शायद 100 कार्ड बना रखे हों। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि फर्जी वोटरों की पैरवी करने के लिए फर्जी नेता ही दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे हैं। फर्जी नेता ही, चुनाव आयोग का काम है, उसका दायित्व है, उसको संवैधानिक अधिकार है कि वो तय करे कि जायज, ठीक, वास्तविक मतदाता कौन है, क्योंकि संविधान ने सरकार चुनने का अधिकार जो वास्तविक मतदाता है उन्हीं को ही दिया है।
और ये जो इतने दिनों से शोर मचा रहे थे उसकी पोल खुल गई। सवाल उठा, ममता बनर्जी ने इसको लेकर बड़ा विरोध जताया, लेकिन अब हरियाणा में इनको आइडेंटिफाई करके इनको वापस रिपोर्ट भी मेरे को जानकारी नहीं है इसकी, जानकारी नहीं। मैंने देखा नहीं जो मैंने देखा बोल दिया मैंने। एसवाईएल को लेकर जो है वो कल बैठक होने जा रही है दिल्ली के अंदर, क्या लगता है कि क्योंकि दोनों स्टेट के सीएम भी मौजूद होंगे, कोई हल निकलेगा या ये डेकेड्स पुराना जो मामला है ये यूं ही लगातार आगे बढ़ता जाएगा? देखिए, हरियाणा और पंजाब पहले एक ही थे, हमारा सब कुछ साझा था, लेकिन फिर पंजाब से हरियाणा अलग हो गया। हमारा पानी पर बराबर का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दे दिया हुआ है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पंजाब के संबंधों को खराब करने के लिए बार बार ऐसे कदम उठाता है कि जो हमारे हक का पानी है वो हमें ना मिले। वो पानी पाकिस्तान को जा रहा है, इनको कबूल है, उसको रोकने का ये कोई प्रयास नहीं करते हैं। हालांकि अब केंद्र ने सिंधु जल समझौता भी रद्द करने की बात कर दी है। केंद्र भी चाहता है कि हमारा पानी, जो उस वक्त की सरकार ने गलत निर्णय किया था, 80% पानी पंजाब को दे दिया था और हमारे प्यासे खेतों का ध्यान नहीं रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद पाकिस्तान में जाके ये समझौता साइन किया था। सिंधु नदी हमारी है, सिंधु से ही हम हिंदू बने हैं, सिंधु का पानी पी पी कर ही हम हिंदू बने हैं। उस पर तो हम रोक लगा रहे हैं, लेकिन पंजाब रोक नहीं लगा रहा। पंजाब हमें पानी नहीं देना चाहता। जो जमीन हमने अधिग्रहण की हुई थी उसको भी उन्होंने नोटिफाई कर दिया और अपनी विधानसभा में सत्र बुलाकर समझौता भी रद्द कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब की संस्कृति तो छबीलें लगाने की है, पंजाब की संस्कृति तो प्यासों को पानी पिलाने की है। तुम अपनी संस्कृति को कैसे भूल गए? तुम्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए जो हिस्सा हमारा पंजाब में खुदना रह गया और जो पानी जो उन्होंने फैसला किया है, हम कम या ज्यादा नहीं मांग रहे। हम माननीय उच्चतम न्यायालय का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है उसके मुताबिक वो नहर भी बननी चाहिए और वो पानी भी मिलना चाहिए, ताकि हरियाणा के लोगों की प्यास भी बुझ सके और जो हमारे सूखे खेत हैं उनको पानी भी मिल सके। हमने स्मार्ट सिटी बनाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे जल ग्राम, जाम ग्राम और कूड़ा ग्राम जो है उसको एक तरीके से संज्ञा दी। देखिए, कोई भी शहर जब बसता है तो मूलभूत सुविधाएं बसने से पहले बनाई जाती है। नाले पहले बनाए जाते हैं, सीवरेज पहले डाली जाती है, पीने के पानी की लाइनें पहले डाली जाती हैं, पानी निकासी के जो रास्ते हैं, जो नाले हैं, वो पहले बनाए जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये गुड़गांव बसना शुरू हुआ, मैंने तो अपने आंखों से देखा, जब वहां पर खाली झाड़ियां ही लगी होती थी, कुछ नहीं था। उन दिनों में कांग्रेस की सरकार रही। सुरजेवाला जी रिकॉर्ड निकाल कर देख लें।
और इनको अगर इस बात का ज्ञान होता कि दिल्ली के साथ एक शहर बसने जा रहा है, तो ये सारे नाले नालियां पहले बनाई जानी चाहिए थी, ये सारी सड़कें पहले बनाई जानी चाहिए थी, इसके लिए प्लानिंग पहले बनाई जानी चाहिए थी। इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, जिसके लिए आज ये मिलेनियम सिटी के लोग उसको भुगत रहे हैं। हमारी सरकार इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार इंजीनियर से इसकी योजनाएं भी बनवा रही है, लेकिन एक बने हुए शहर से बड़ी बड़ी 10-10, 20-20 मंजिले की बिल्डिंगें तोड़कर या उनके नीचे से नाले निकालना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं और हम करेंगे। नहीं, देखिए, हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देनी चाहती है। हम बसें भी अब जो खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें हम काफी खरीद रहे हैं। अभी सारे हिंदुस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ आए थे, हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें भी मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। गाड़ी वर्कशॉप से निकल जाती है, धक्के यात्री खाता रहता है। इसलिए मैंने उनको कहा है कि जैसे जगह जगह पर पेट्रोल पंप खुले होते हैं, उसी प्रकार से जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन बनने चाहिए। और वो चार्जिंग स्टेशन, अब किसी ने कहा कि पेट्रोल पंपों पे चार्जर लग गए हैं, पर 10 आदमी किसी गाड़ी में जा रहे हैं, 2 घंटे चार्जिंग में लगने हैं, तो पेट्रोल पंप पर बैठ के तो चार्जिंग नहीं हो सकती। उसके लिए आपको रेस्ट हाउस बनाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, रिफ्रेशमेंट का उसमें इंतजाम होना चाहिए, और बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। तो मैंने तो कंपनियों को कहा है कि आप तो सक्षम हैं, इतनी इतनी बड़ी आपने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, तो सभी सड़कों पर, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हैं, आप अपने सुविधाजनक वहां पर चार्जिंग स्टेशन बनाइए, जहां पर लोग चार्ज भी करा सके। मान लो 2 गाड़ियां पहले लाइन में लगी हुई हैं, तो घंटा घंटा उनका, तीसरा घंटा आपका, 3 घंटे तक एक परिवार वहां खड़ा रह नहीं सकता है। तो अलग अलग कंपनियों के, कहीं टाटा का चार्जिंग स्टेशन हो, कहीं मारुति का चार्जिंग स्टेशन हो, कहीं आयशर का चार्जिंग स्टेशन हो, तो मैंने उनको कहा है, और उन्होंने बड़े ही पॉजिटिव तरीके से मेरे इस सुझाव को उन्होंने माना है। जल्दी ही जब इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बनेगा तो सरकार लेवल पर, क्योंकि ये सरकारी स्तर पर ही फैसला किया जा सकता है। पहले भी हमने राय दी थी, पहले भी हमने रायतें दी हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस थी कि गाड़ी भी हरियाणा से ही खरीदनी पड़ेगी और गाड़ी भी हरियाणा में ही रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। तो उसी प्रकार की हम योजना बना रहे हैं। मैंने अपने विभाग को कहा है कि हम और इसके लिए योजना बनाएं। पहले जितनी गाड़ियों की बनाई थी उतनी गाड़ियां बिक चुकी हैं, अब और ज्यादा के लिए भी हम बनाएं। लेकिन मैं उसके साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो चार्जिंग का है, ये भी चाहूंगा कि ये कंपनियां बनाएं, तो उससे ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। नहीं, ये सब सब स्टडी करेंगे। देखिए, मैं जब से राहुल गांधी जी के बयानों को सुन रहा हूं और जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं, जो जो उन्होंने बयान दिए हैं,
कभी चाइना के पक्ष में, कभी पाकिस्तान के पक्ष में, कभी जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके विरोध में, और जो अब हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसमें ना तो वो हमारे सैनिकों की सराहना कर रहे हैं, ना हमारी सरकार की सराहना कर रहे हैं, बल्कि हमारे से प्रश्न कर रहे हैं और बार बार ये जिद कर रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ, ये सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने करवाया, जबकि हमारे जीएमओ कह चुके, हमारी आर्मी कह चुकी कि इसमें किसी का दखल नहीं था। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जीएमओज ने इस सीज फायर को करने का फैसला लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके कि किसी का बाहरी ताकत का इसमें दखल नहीं था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह चुके प्रेस वार्ता करके कि इसमें किसी बाहरी ताकत का दखल नहीं था। आप हमारी सेना की बात मत माने, आप हमारी पार्टी के विरोधी हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री की बात मत माने, लेकिन पाकिस्तान की बात तो आपको माननी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है। आपने देश का बंटवारा करके 10 लाख लोगों को मरवा के आपने पाकिस्तान बनाया है। आपने सिंधु नदी का जल 80% पाकिस्तान को दिया है और देश समझता है, क्योंकि आपका बच्चा है, आपकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है। लेकिन आप अपने बयानों से देश के साथ दुश्मनी मत दिखाओ। और मैं समझता हूं कि आज देश का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, सबसे ज्यादा जो देश को डिमोरलाइज करना चाहता है, सबसे ज्यादा जो देश की उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है, वो राहुल गांधी है। इसलिए राहुल गांधी को मैं अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं। बहुत हो गया, चल रहा नहीं।